हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो अपना रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। चलिए इस समझने से पहले छोटी छोटी बातें समझते हैं। मान लीजिए ये कोई ए वेक्टर है, ये है ए वेक्टर, इसका एक कोलिनियर वेक्टर है, ये कोलिनियर वेक्टर है ना। इस वेक्टर को मैं यहाँ बनाऊँ चाहे यहाँ, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि उसके पैरेलल कहीं पे बना दो ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है, उसी लाइन पे बनाओगे तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही हो गया और ना डायरेक्शन चेंज हुई है ना। तो किसी वेक्टर को उसके पैरेलल कहीं पे भी बनाया जा सकता है। अच्छा, तो अगर ये वेक्टर मान लीजिए, इसको मैंने यहाँ बना दिया, ये वेक्टर ए वेक्टर है, तो क्या इस वेक्टर को मैं लेमडा इंटू ए वेक्टर लिख सकता हूँ? यस सर, क्या लिख सकते हैं? लेमडा इंटू ए, क्योंकि लेमडा से मल्टीप्लाई करते ही मैग्नीट्यूड लेमडा टाइम्स हो जाएगा। भाई इन दोनों के मैग्नीट्यूड में तो फर्क है, तो इसके मैग्नीट्यूड, जैसे मान लो मैं कहूँ कि इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 5 था, तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू 2.5 हो जाएगी, जितना टाइम्स मैग्नीट्यूड हो गया। यानी कोई वेक्टर है ए वेक्टर, तो उसके कोलिनियर वेक्टर को लेमडा इंटू ए लिखा जा सकता है। हाँ, वो वेक्टर से छोटा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तब इसको लेमडा इंटू ए लिख सकते हैं। यहाँ पे लेमडा 1 से बड़ा हो जाएगा और यहाँ पे लेमडा 1 से छोटा होगा, है ना। अच्छा, अगर मैं लिखूं ए कैप, ए कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन यही रहेगी। तो ए कैप कैसा बनाया जाएगा? ऐसा, और इसकी डायरेक्शन भी क्या रहेगी? ये ए कैप। बस इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 हो गया। तो जो ये इसके कोलिनियर वेक्टर है, ये वाला, इसको मैं लिख सकता था लेमडा 1 इंटू ए कैप, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको, है ना जी, क्योंकि ए वेक्टर और ए कैप की डायरेक्शन तो सेम ही है। ठीक है, तो ये जैसे इसके मैग्नीट्यूड से, जैसे मान लो इसका 2.5 था, इसका कितना, इसका मान लो 2 था मैग्नीट्यूड, इसका 2 था, इसका 5 था, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2.5। अच्छा, यहाँ पे ये जो लेमडा 1 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे मान लो आप इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 5, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 5 ही कैसे लिखा जा सकता है? या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2.5 ए वेक्टर भी लिख सकता हूँ। क्या बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा जी, ओके। चलिए, तो यानी कोई भी वेक्टर है, उसके कोलिनियर वेक्टर को लेमडा इंटू ए लिखा जा सकता है। ए वेक्टर के पैरेलल कोई वेक्टर या कोलिनियर जो वेक्टर है, उसको क्या लिख सकते हो आप? लेमडा इंटू ए, या उसको लेमडा 1 इंटू ए कैप भी लिख सकते हो। अच्छा, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई आर वेक्टर है, और दो वेक्टर ऐसे हैं, एक वेक्टर मान लीजिए ऐसा है और एक वेक्टर मान लीजिए ऐसा है, ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है। अच्छा, मैं कहूं कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बना दीजिए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। इस वेक्टर के दो कंपोनेंट बना दीजिए भाई। अच्छा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, इस वेक्टर के कंपोनेंट जिसके आप बना रहे हो, देखो कंपोनेंट इसको जो रिजोल्व कर रहे हो आप, तो उसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इसके दो कंपोनेंट हैं, जैसे मान लो ये वेक्टर था, जैसे मान लो दो वेक्टर मैंने बनाए, ये वेक्टर और ये वेक्टर मैंने मान लीजिए दो वेक्टर बना दिए, ठीक है। अच्छा, इनका रिजल्टेंट क्या कहलाएगा? ये वाला, और इन दोनों का ये रिजल्टेंट है, और इसके ये दोनों रिजोल्यूशन कहलाएंगे। ये इसके रिजोल्व पार्ट तब कहलाएंगे कि अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ जाए, है ना। देखो, रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? चाहे ये दो वेक्टर लगा दो, चाहे इसकी जगह ये वेक्टर लगा दो, और इसका रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? ये वेक्टर अकेला लगा दो, चाहे इसकी जगह ये दो वेक्टर, यानी एक वेक्टर को ऐसे दो वेक्टर्स में डिवाइड करना, ऐसे दो वेक्टर्स में डिवाइड करना जिनका रिजल्टेंट इतना ही आए। यानी मुझे इन दो डायरेक्शन में रिजोल्व करना है, यानी मुझे एक तो इसके पैरेलल इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ऐसा लिखना है, और एक इस डायरेक्शन में, इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर इसकी डायरेक्शन में। ये दो वेक्टर ऐसे लिखने हैं जिनका रिजल्टेंट ये किया है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये आना चाहिए, तो ये क्लोज ट्रायंगल बनाने चाहिए, है ना, ऐसे। तो यानी इस डायरेक्शन, मान लो ये पूरा ए वेक्टर था, मैंने इसको इसके पैरेलल बना दिया, और ये पूरा बी वेक्टर था, तो क्या मैं इसको यहां से यहां तक, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक जो वेक्टर होगा, देखो इसको एक बार फिर से मिटाता हूं मैं, ये पूरा मान लीजिए ए वेक्टर था, ये पूरा मान लीजिए बी वेक्टर था ना, वो तो उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, ये किसका रिजल्टेंट है?
ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर का और यहाँ से यहाँ तक के वेक्टर का, यानी इन दो वेक्टर का सम इतना हो सकता है। ये और इस वेक्टर को मैं यहाँ से यहाँ तक के क्या लिख सकता हूँ, लेमडा ए वेक्टर। क्या लिख सकता हूँ, लेमडा ए वेक्टर। तो ये ए वेक्टर के कोलिनियर वेक्टर बनाना था मुझे, और इसको क्या लिख सकता हूँ, एक दूसरा कांस्टेंट ले लो, म्यू इनटू बी वेक्टर लिख सकता हूँ ना जी, क्योंकि इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग आ सकती है ना। हाँ, तो इसको लिखा जा सकता है लेमडा इनटू ए, इसको क्या लिखा जा सकता है, लेमडा इनटू बी। यानी किसी भी वेक्टर को, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इनटू ए वेक्टर प्लस म्यू इनटू बी वेक्टर, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लेमडा और म्यू की वैल्यू एक फिक्स आएगी, यूनिक आएगी। क्या आएगी, यूनिक वैल्यू आएगी ना, क्योंकि इस डायरेक्शन की जब आप बात करोगे तो, और इस डायरेक्शन की, तो सिर्फ यही कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। अच्छा, लेमडा इंटू ए प्लस म्यू इंटू बी, यानी किसी भी एक वेक्टर को दो पार्ट्स में रिजोल्व किया जा सकता है, और वो वेक्टर उन दो रिजोल्व पार्ट्स के सम के इक्वल आना चाहिए, ये किसी वेक्टर को। और इस वेक्टर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, देखो लेमडा 1 इंटू ए कैप प्लस म्यू इंटू बी कैप, ऐसा भी लिखा जा सकता है इस वेक्टर को। क्या बात समझ में आई? तो यानी एक वेक्टर को किन्हीं भी दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, मोर देन टू में भी लिखा जा सकता है, पर दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन में लिखोगे तो एक पर्टिकुलर ऐसा एक कॉम्बिनेशन आपके पास आने वाला है। तो कभी भी मैं किसी वेक्टर का कहूंगा इस वेक्टर का इन दो वेक्टर की डायरेक्शन में इसको रिजोल्व कर दो, तो एक कंपोनेंट ये आएगा, एक कंपोनेंट ये आएगा। यहाँ पे लेमडा और म्यू की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगी वो। अच्छा जी, अब देखो दूसरी बात, अगर मैं अच्छा, ये इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है, क्या ये सिर्फ इन दो वेक्टर का रिजल्टेंट है? नहीं, अगर मैं इसकी जगह एक वेक्टर ये बनाता और एक वेक्टर ये बनाता, तो ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, ये भी होता। यानी क्या इसके एक दो फिक्स रेजोल्यूशन है? नहीं सर, देखो हाँ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स है। अगर मैं ये दो डायरेक्शन फिक्स कर दूं ए और बी की, देन पर्टिकुलर ये रिजोल्व पार्ट आएंगे इसके, पर अलग अलग डायरेक्शन में इसके रिजोल्व, अगर मैं एक डायरेक्शन ये लूं, एक डायरेक्शन ये, तो ये रिजोल्व पार्ट कुछ आ सकता है, ये रिजोल्व पार्ट कुछ आ सकता है। यानी एक वेक्टर तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में, पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा ना। इसको यूनिकनेस थ्योरम भी बोलते हैं। एक पर्टिकुलर जब डायरेक्शन फिक्स कर दी जाएंगी तो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनेगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बन सकता है। ओके, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये मान लीजिए कोई आर वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? आर वेक्टर है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा इसके दो कंपोनेंट बनाने हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दीज टू एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। बोलो सही है? क्या इस डायरेक्शन में तुम्हें एक वेक्टर पता है? सर जी यस, आई कैप। और इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर पता है? सर ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर का सम लिख सकता हूं? यस सर। अच्छा, तो ये वेक्टर कितना होगा? लेमडा इंटू आई कैप, और ये कितना होगा? म्यू इंटू जे कैप होगा। अच्छा, इस लेमडा को अभी लेमडा की जगह लिख लेता हूँ x, क्योंकि x डायरेक्शन में है ना, और इसको मैं लिख लेता हूँ y। ये x और y दो कांस्टेंट हैं, तो क्या मैं r वेक्टर को ऐसा लिख पाऊंगा? x i कैप प्लस y j कैप, ठीक है। x और y डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट बना के किसी वेक्टर को ऐसा लिखा जा सकता है ना। अच्छा, अब मैं जब ये वेक्टर बताऊंगा तो मैं इसकी दो चीजें बताऊंगा। वेक्टर का है, एक तो बताऊंगा इसका मैग्नीट्यूड, और एक बताऊंगा इसकी डायरेक्शन मान लीजिए ये है थीटा, ऐसा होता है एक्स एक्सिस के साथ। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं? अगर जब ये यूनिट वेक्टर है और ये x से मल्टीप्लाई, यानी इसका मतलब ये लेंथ x है, मैं जितने लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगी उतने टाइम चेंज हो जाएगा, और ये लेंथ कितनी है भाई साहब? y लेंथ है। अच्छा, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यहां से देखो गौर से कि x को मैं लिख सकता हूं r cos थीटा। देखिए r क्या है? इसकी लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ है r, ये है x। तो cos थीटा को आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? x बाई आर। क्या लिखोगे? x बाई आर। तो x को लिख सकते हो r cos थीटा, ऐसे ही तुम y को लिख सकते हो r sin थीटा। तो अगर
कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है r और जिसने x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रखा है वो बना रखा है थीटा, तो उसका x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा r cos थीटा और y डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा r sin थीटा। यहाँ पे थीटा इज द एंगल विद x एक्सिस, एंगल विद x एक्सिस। अच्छा जी, और देखिए अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं स्क्वायर करके जोड़ दूं, तो अगर स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का स्क्वायर करोगे तो देखो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू 1 ही होती है। क्या होती है? 1। तो आर को मैं लिख सकता हूं रूट का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे ये वेक्टर मैंने आपको कभी भी ऐसा दिया, मैं कहूँ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दो, अरे इसका मैग्नीट्यूड तो आर है, तो क्या कीजिए आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी जो यहाँ पे है यहाँ पे इन दोनों का स्क्वायर करके लिख दो, यही इस वेक्टर का क्या कहलाएगा? आपका मैग्नीट्यूड। तो ये x क्या है? इस डायरेक्शन का कंपोनेंट, ये क्या है? इस डायरेक्शन का कंपोनेंट। चाहो तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लिख लो, क्या r की वैल्यू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट होगी? यस सर, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। ये किसी भी वेक्टर को इस टाइप से लिखा जाता है ना, इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी बोला जाता है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स यानी एक्स वाई डायरेक्शन में, है ना। ये 2D की बात है। अच्छा जी, अब देखिए अगर 3D की बात करें तो किसी भी वेक्टर को जो लिखा जा सकता है, आर वेक्टर को 3D में आर वेक्टर वो लिखा जा सकता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। समझाने के लिए देखो, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये है, ठीक, सबसे पहले देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। क्या है? एक्स कोमा वाई। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी हुई भाई आपकी? एक्स। ये डिस्टेंस कितनी हुई भाई आपकी? वाई। अच्छा जी, मैंने कहा ये पॉइंट है पी और ये है ओ। मैंने आपसे बोला ओपी वेक्टर लिख दीजिए, ओपी वेक्टर। क्या लिख दीजिए? ओपी वेक्टर, यानी आपको ये वाला वेक्टर लिखना है। तो क्या इस वेक्टर को इन दोनों का सम लिखा जा सकता है? हाँ जी, ट्रायंगल रूल है सर, लिख सकते हैं। तो अच्छा, इस वेक्टर को क्या लिख सकते हो? क्या x इंटू आई कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कितना है? i, इसको x से मल्टीप्लाई करते इसकी लेंथ हो जाएगी x। और इसको क्या लिख सकते हो? इस डायरेक्शन में ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा? j कैप। और क्या तुम इस वेक्टर को मान लो ओपी वेक्टर जो आपको लिखना है, सिंपल लिख दो मैं ओपी वेक्टर, तो क्या ये x i कैप प्लस y j कैप लिखा जा सकता है? यस सर, क्या लिखा जा सकता है ना। इसको आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर में इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, है ना। अगर किसी पॉइंट की कोऑर्डिनेट x, y हो तो पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन को उस पॉइंट से जोड़ने वाला वेक्टर, ओरिजिन को, ठीक है। वो आगे जाके डेफिनेशन में व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर, कि किसी चीज की जैसे पोजीशन मैंने इसके दिया x, y, तो ओरिजिन से इस पॉइंट को जोड़ने वाला वेक्टर कहलाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी? x और y कोऑर्डिनेट है x i कैप प्लस y j कैप, है ना। अब चलो इसको 3D में पढ़ते हैं, इसको किसमें पढ़ते हैं? 3D में। 3D में चलिए, 3D में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं इसको ऐसा बनाऊं कि ये एक मान लीजिए क्यूब है, इसकी 3 साइड है, ये है x, ये मान लीजिए y और ये है z। ये x डायरेक्शन का लॉन्ग, ये y डायरेक्शन का लॉन्ग, ये z डायरेक्शन का लॉन्ग, है ना। ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है O। मैं आपसे बोलूं कि OP वेक्टर लिखते हैं, OP वेक्टर, आपको ये वेक्टर लिखना है, ठीक। अच्छा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? क्या इसको इस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, क्या पॉलीगन क्लोज हो गया? यस सर, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर का जो सम आएगा क्या वो इस वेक्टर के इक्वल आएगा? पॉलीगन रूल था ना, जो क्लोजिंग साइड होती है। अब आप इसको 3D में समझिए, देखो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, तो क्या ये वेक्टर क्लोजिंग साइड बनेगी इसकी? यस सर, यानी ये वेक्टर इन 3 वेक्टर के सम के बराबर आएगा। और इस वेक्टर को तुम क्या लिख सकते हो? इस वाले को x i कैप, इस वाले वेक्टर को क्या लिख सकते हो भाई? y j कैप। और इस वाले वेक्टर को क्या लिख सकते हो? तो क्या ये लेंथ z दे रखी है? यस सर, जैसे ये लेंथ x है तो x इंटू आई कैप, तो ये वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड कितना आना चाहिए? x, तो यूनिट को x से मल्टीप्लाई कर दो। बताया ना, किसी भी न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमेरिकल वैल्यू से तो मैग्नीट्यूड उतने गुना ही हो जाता है, तो x गुना हो गया तो मैग्नीट्यूड हो गया x।
इसका मैग्नीट्यूड तो आई कैट का 1 था। ये कितना हो गया, ये इसके पैरेलली तो बना हुआ है, और मैंने कहा था किसी वेक्टर को किसी पैरेलल कहीं भी लिख सकते हैं। तो ये कितना, लेंथ कितनी y, और डायरेक्शन इसकी भी क्या है z। अगर मैं इसकी बात करूं कि इसके पैरेलल है तो इसकी लेंथ z है, तो इसकी लेंथ भी z, और डायरेक्शन तो वही z डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा z k कैप। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है, r वेक्टर इक्वल टू xi कैप प्लस yj कैप प्लस z k कैप। ठीक है। अच्छा, अगर बात करूं बेटा इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा, क्या मुझे ऐसा लग रहा है वो अंडरूट का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर आएगा। यस सर, है जी। इन सब का स्क्वायर करके तो जोड़ना है, नहीं तो आपको देखो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, इस वाले वेक्टर की लेंथ, अगर आप एक बार गौर से देखें, देखो मैं अगर ये वाली लाइन खींच दूं, ये वाली लाइन है ना, तो देखो ये लेंथ कितनी है x, और ये वाली लेंथ कितनी है, ये तो z है ना, z, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम से क्या तुम इसको लिख सकते हो, रूट का x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा देखो इमेजिनेशन करो, 3D में, है ना। देखो ये वाला डायगोनल निकालना है, ये साइड x है और ये वाली साइड z है, तो ये वाली साइड आ गई, ये कौन सी साइड है, ये मुझे कौन सा चाहिए, ये बॉडी डायगोनल, है ना। अब देखो ये खड़ा ट्राइंगल बन गया ना वर्टिकल डायरेक्शन में। अब देखो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो यानी r का जो स्क्वायर होगा, यानी इस साइड का स्क्वायर इसका स्क्वायर, अब ये साइड कितनी है, इतनी, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसकी लेंथ कितनी है भाई, y, यानी y का स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट का x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। यानी सिंपल अगर कोई वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो मैग्नीट्यूड सिंपल ऐसा लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 3D में याद रखिए, है ना, तीनों i j k कैप की डायरेक्शन में। अगर कोई नहीं दे रखा तो z की वैल्यू 0 रख दीजिए। देखो जैसे मान लो k कैप नहीं दे रखा, तो z की वैल्यू अगर 0 रख दोगे तो यहाँ पे 0, तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मान लो z और y दोनों ही नहीं दे रखे, तो वेक्टर ऐसे दे दिया xi कैप, मैं कहूँ बेटा मैग्नीट्यूड बता दो, तो मैग्नीट्यूड इन दोनों को 0 रख दोगे तो कितना हो जाएगा, x। अरे वो तो सिंपल ही पता है, देखो इसका मैग्नीट्यूड तो आपको पता था 1, सिंपल इसको x से तो मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, x। चलिए जी, सिंपल सिंपल सी और छोटी छोटी बातें पूछिए। अच्छा, ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर लिखा आपने, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इतना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इतना है। अच्छा, इस वेक्टर को अगर मैं लेम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस वेक्टर का एक नया वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस वेक्टर से लेम्डा टाइम्स, कितने टाइम्स होगा, लेम्डा। जैसे 5 है तो जो ये वेक्टर आया नया, इसका मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से 5 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अच्छा अब देखो ध्यान देना, अगर मैं कहूं लेम्डा की वैल्यू 1 बाई r वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो जो नया वेक्टर आएगा ये r1 वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो r वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कितना टाइम्स हो जाएगा, 1 बाई r वेक्टर का। अगर लेम्डा की वैल्यू कितनी है तो ये से करके कितना आ जाएगा, 1, यानी r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाता है तो क्या मैं उसको यूनिट वेक्टर बोलता हूँ, यस सर। तो देखो यानी ये वेक्टर यूनिट वेक्टर तब होगा जब लेम्डा की वैल्यू इतनी होगी, यानी यूनिट वेक्टर अगर मेरे को लिखना है तो लेम्डा की वैल्यू जी फिक्स है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ r वेक्टर अपॉन मोड ऑफ r वेक्टर, है ना। अगर किसी भी वेक्टर में उसके मोड का यानी मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया जाए तो वो उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ जाता है ना। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला a वेक्टर इक्वल टू x i कैप, मान लो सिंपल सा बोला मैंने a इक्वल टू x, अब मेरे को a कैप लिखना है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, x, अब इसमें x का डिवाइड कर दो तो क्या i कैप बच जाएगा, क्या बच जाएगा, क्या लिखोगे आप, r वेक्टर यानी x i कैप अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो x ही है, देखो 1 से मल्टीप्लाई है ना x, तो कितना आ गया, i कैप आ गया। तो किसी भी वेक्टर, ये सिंपल एग्जांपल समझाया ना, ये सिंपल सा लिखे है ना, तो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको यूनिट वेक्टर लिखना है तो उस वेक्टर में उस ही वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दीजिए। चलिए देखो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। मैंने आपसे बोला कि एक वेक्टर आपको दिया हुआ है a वेक्टर इक्वल टू 2i, या मान लीजिए 3i कैप प्लस 4j कैप, सिंपल सा, है ना। ठीक है, देखो
जनरली अपन वेक्टर चालू करते हैं ऐसे देखो बेटा, ये किसी वेक्टर को ऐसा लिखा जाता है, फिर आप बोलते हैं आई कैप है, समझ एक्स डायरेक्शन है, यानी एक्स डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर चलना है, वाई डायरेक्शन में 4 सेंटीमीटर चलना है। तो समझाने के लिए समझा दिया जाता है। देखो स्टार्टिंग में कि देखो ये आई कैप है, यानी इस डायरेक्शन में कितना चलना है बेटा, ये 3, फिर वाई डायरेक्शन में कितना चलना है 4, चल गए यहाँ पहुंच गए, तो ये वेक्टर हो गया आपका ए वेक्टर, है ना, ये स्टार्टिंग है ना। फिर आपको ये भी पता है कि ये इसको इस टाइप से लिखा कैसे जाता है ना। आप कंपोनेंट ले लेंगे, कोलिनियर वेक्टर था इसलिए इसको ऐसा लिखा क्यों गया है, मैंने आपको ये चीज समझाई है, बात समझ में। बाकी एक बार लिख दिया तो अब आपको इसकी फीलिंग आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, यानी ये वेक्टर इन दो वेक्टर्स का सम है, इनमें से ये वेक्टर क्या है जिसकी डायरेक्शन आई कैप के यानी एक्स डायरेक्शन है, और उसका मैग्नीट्यूड आई कैप से 3 टाइम्स है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, यानी इसका मैग्नीट्यूड होगा 3, यानी डायरेक्शन एक्स और लेंथ कितनी 3, डायरेक्शन क्या y, लेंथ कितनी 4। ओके, अब मैं सिंपल से आपसे चीज पूछूं, मैंने पूछा कि बताइए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा पूछा मैंने ए कैप बताइए, ठीक है, और तीसरा मैंने कहा ए वेक्टर को ग्राफिकली ड्रॉ भी कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई मैग्नीट्यूड लिखना है, तो क्या सिंपल सा, मेरे को बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लिखूंगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5, पहला। दूसरा मैंने पूछा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर होगा ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। ए वेक्टर कितना भाई साहब 3i कैप प्लस 4j कैप, और मोड कितना आया भाई 5 आया, अभी निकाला था, तो कितना हो जाएगा 3/5 i कैप प्लस 4/j, ये हो गया यूनिट वेक्टर। भाई इसको ग्राफिकली ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले भाई एक्स डायरेक्शन में कितना चलना है 3, फिर वाई डायरेक्शन में कितना चलना है 4, तो ये भाई साहब फाइनली ये क्या इन दो वेक्टर, ये 3i कैप है, ये 4j कैप है, इन दोनों का सम क्या ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ये होने वाला है, दो वेक्टर का सम ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड, यानी ये होगा आपका ए वेक्टर इक्वल टू कौन कौन से वेक्टर का सम, इसका और इसका, ये हो गया ए वेक्टर। बात है भाई, इसी वेक्टर को तो ग्राफिकली बनाना था, तो बना दीजिए आपको, ठीक है। अच्छा ये और देखिए अगला इसका पार्ट, मैंने कहा कि बताइए कि ये वेक्टर y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, y एक्सिस के साथ, है ना। अच्छा जी, अब आप गौर से देखो कि अगर कोई वेक्टर ये ऐसा होता है तो ये क्या होता है, ये होता है a cos थीटा। देखो लिखा था r वेक्टर इक्वल टू जो x आया था उसकी वैल्यू कितनी आई थी r cos थीटा ही ना, और ये कितना होता है a sin थीटा, ठीक है। याद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मान लीजिए x एक्सिस आती है एंगल बना रहा है थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी a के बराबर, भाई a वेक्टर का मोड कितनी है a की तो बात है, ये लेंथ कितनी है a, तो ये कितना बनेगी ये वाली लेंथ a cos थीटा, और ये वाली लेंथ कितनी होगी a sin थीटा। देखो जिधर थीटा बनता है उधर cos आता है, और दूसरी साइड क्या आती है sin, तो ये होता था a cos थीटा और ये क्या होता था a sin थीटा। तो मैंने जैसे ही आपको इक्वेशन दी, आपने कहा सर जी a cos थीटा बराबर तो 3 है और a sin थीटा बराबर 4 है। क्या आपके पास दो इक्वेशन है, यस सर। तो बेटा 2/1 कर दीजिए, 2/1 करोगे तो देखो a को कैंसिल कर देगा, ये ऊपर आएगा ये नीचे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि tan थीटा आएगा, tan थीटा बराबर 4/3, कितना भाई 4/3। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 53, है ना, याद करो इतनी वाली वैल्यू 37 53, तो थीटा की वैल्यू, और 53 कौन सा आया सर जी, ये वाला आया, ये वाला। अब आपसे डायरेक्शन x एक्सिस के साथ पूछी थी y के साथ, तो y के साथ ये वेक्टर कितना एंगल बना रहा है ये वाला, तो देखो 90 में से ये हटा दो तो आंसर आएगा 37 डिग्री, कितना आएगा 37 डिग्री, है ना। अच्छा इसको भी देखो सिंपली याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो आप लिख लो इसको, देखो कैसा, इसको लिख लो, जैसे मैं डायरेक्शन पूछूं तो tan थीटा वो होता है ay by ax, tan थीटा देखो, यानी जो इधर कंपोनेंट है अपॉन दिस कंपोनेंट, यानी ये j कैप के साथ का ये, तो ये एंगल किसके साथ आता है, देखो tan थीटा इक्वल टू, देखो ay की वैल्यू ये है, ax की वैल्यू ये, तो ay में ax का डिवाइड करोगे तो a से करके क्या tan थीटा आता है, यस सर। तो जो tan थीटा होता है वो होता है ay by ax, यानी जो j के साथ मल्टीप्लाई है वो नंबर और जो i कैप के साथ मल्टीप्लाई है वो नंबर, इन दोनों का रेशियो tan थीटा बताएगा। पर ये वाला एंगल किसके साथ होगा, x एक्सिस
के साथ, किसके साथ होगा, एक्स एक्सिस के साथ। अगर मैं वाई एक्सिस के साथ पूछता एंगल, इसको मैं थीटा एक्स लिख लेता हूँ, टेन थीटा वाई, तो भाई इसको उल्टा लिख दो, ए एक्स वाई ए वाई। अब ये एंगल किसके साथ है, वाई। तो अगर मैं सिंपल सा देखो, अगर मैं इतना हिसाब नहीं लगाता, मैं सिंपली पूछता बेटा वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल है, तो आप कहते सर जी ए एक्स यानी 3/4, तो 3/4 कितना आता, वाई के साथ एंगल सीधा आ जाता भाई 37 डिग्री। कितना आ जाता, थीटा वाई की वैल्यू 37, क्योंकि देखो टेन थीटा 3/4 कब होता है, 37 पे, तो सीधा वाई एक्सिस के साथ एंगल कितना आ जाता, 37। उसमें आपको पहले एक्स के साथ 53 निकालोगे, फिर 90 में से घटाओगे, इतना काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। चलिए देखो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको एकदम क्लियरली से समझ आएंगी, तो सवाल बहुत आसान लगेंगे, वरना सवाल करना तो मैं आपको वैसे भी सिखा दूंगा। आपको पता होना चाहिए कि भाई कर क्यों रहे हैं ऐसा ना। अब देखो अगर सिर्फ क्वेश्चन की बात है तो देखो नया क्वेश्चन लिखते हैं, आपको समझ में आएगा। देखिए देखिए सिंपली मैंने एक वेक्टर लिख दिया, मान लीजिए बी वेक्टर है, क्या चीज है, बी वेक्टर। अच्छा बी वेक्टर को मैंने सिंपली आपका लिखा जैसे मान लीजिए 7i कैप प्लस 24j कैप, ऐसा लिखा, ठीक है। अब देखो सारी चीजें अपने लाइन से लिखते जाते हैं, जो जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहला मैंने पूछा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। दूसरा मैंने पूछा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तीसरा मैंने पूछा बेटा एंगल विद एक्स एक्सिस। चौथा पूछा मैंने एंगल विद वाई एक्सिस। पांचवा मैंने ऐसा पूछा ऐसा वेक्टर बताओ, ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर से 5 टाइम्स हो, यानी कुल मिला के 5d वेक्टर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इस वेक्टर से 5 टाइम्स हो। ओके अच्छा जी आगे जाइए, देखते रहिए। सबसे पहले ये मेरे हिसाब से 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये होता है 25, है ना। चेक कर लेना, ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और ये कितना हो जाएगा 576, दोनों जोड़ दोगे 625 आएगा। आगे जी अच्छा दूसरा b क्या लिखना है, तो इस वेक्टर में इस मोड का डिवाइड कर दूं तो आंसर आएगा 7/25 i कैप प्लस 24/25 j कैप। बोल बात समझ में। अच्छा तीसरा x एक्सिस के साथ एंगल लिखना है, तो यहाँ पे tan इनवर्स लिख लो। देखो मेरे को tan थीटा का वैल्यू पता है ना, तो tan इनवर्स। अच्छा x के साथ लिखना है, तो x के साथ वाला नीचे आएगा, यानी आएगा 24/7। y के साथ लिखना है तो इसको लिख लो tan इनवर्स। y के साथ लिखना है तो y का जो पार्ट है वो नीचे आएगा, यानी आएगा 7/24। ठीक है जी। 5b वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इससे 5 टाइम्स हो, तो इसका देखो अगर मैं इस वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैग्नीट्यूड जितने से मल्टीप्लाई करते हैं उतने गुना हो जाता है। यस सर, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 35i कैप प्लस 5 से इसको शायद 120 हो जाएगा, ये 120 j कैप। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस वाले वेक्टर के मैग्नीट्यूड से 5 टाइम्स होगा। निकाल के देख लेना, इसका 25 है, इसका 5 टाइम्स कर दो, आंसर आपका हो जाएगा ना 125 आएगा। चलिए जी और बात देखिए कि इस फॉर्म में जब अगर कोई दो वेक्टर इस फॉर्म में दे रखे हो कि जैसे कोई ए वेक्टर है वो दे रखा है आपको ax i कैप, ax यानी यहाँ पे एक कांस्टेंट होगा यानी वो उसका x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, है ना, 3D में ले लिया ना। और b वेक्टर दे रखा है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। मैं कहूँ बेटा a प्लस बी बता दो, तो ऐड कैसे करते हैं, है ना, सिंपली। तो पहले तो आप ऐसे समझिए ऐसा होता क्यों है भाई, एक्स वाई जेड ये 3 डायरेक्शन हो गई। पहले वेक्टर का मतलब क्या है, चाहे तो ये अकेला वेक्टर लगा दो चाहे ये 3 वेक्टर लगा दो, एक ही बात है। अच्छा तो पहले 3 वेक्टर लगा लो, ए वेक्टर की जगह क्या मान लो, एक तो ax, एक ay और एक az, 3 वेक्टर होंगे। अच्छा फिर चाहे ये बी वेक्टर लगा लो चाहे इसके तीनों कंपोनेंट लगा लो, रिजोल्व पार्ट लगा लो ना इसके, तो इधर bx और x की लेंथ अलग हो सकती है। यस सर, कोई पार्ट ज्यादा हो सकता है कोई कम, और ये bz, बोलो सही है। अच्छा अब इस डायरेक्शन में टोटल वेक्टर देखो, क्या इन दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम आ रही है, और आपको पता है कि अगर डायरेक्शन सेम हो जाए तो दोनों वेक्टर का एडिशन स्केलर सम की तरह ही हो जाता है ना, यानी r के लिए p प्लस q तो आती है। यानी इन दोनों के अगर मैं एडिशन की बात करूं, एडिशन की यानी a प्लस b की बात करूं, तो इसके देखो ये दोनों कंपोनेंट यानी a प्लस b का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा ax प्लस bx,
ये किसका कंपोनेंट है, ए प्लस बी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, ए प्लस बी यानी सभी इस मुझे तो ए और बी दोनों जोड़ने ना। अब देखो ये दोनों कंपोनेंट क्या एक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, यस सर, अब एक्स में ही आ रहे हैं तो सिंपल, अगर दो के बीच में थीटा 0 हो तो रिजल्ट आता है पी प्लस क्यू, यानी ए एक्स प्लस बी एक्स हो गया। अच्छा, इस डायरेक्शन में ए प्लस बी का देखो, ए एक्स क्या है, ए वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, बी एक्स क्या है, बी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये क्या है, ए प्लस बी वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट। इधर आएगा ए वाई प्लस बी वाई, इधर कितना आएगा भाई, ए जेड प्लस बी जेड। बोल सही है, ये किसके कंपोनेंट हो गए, इस वेक्टर के। अगर इस वेक्टर के कंपोनेंट पता है तो क्या मैं इस वेक्टर को ऐसा लिख सकता हूं, एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट इनटू आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट इनटू जे कैप प्लस जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट इनटू के। बोलो बात समझ में। अच्छा देखो, अगर मुझे ये मैं कहता a माइनस बी कर दो, क्या कर दो भैया, a माइनस बी, तो देखो a में b वेक्टर जोड़ना होता है, माइनस बी जोड़ना होता, तो क्या bx इधर आता, तो इधर रिजल्टेंट आता a माइनस, तो फिर देखो a माइनस बी करते तो माइनस बी जोड़ता, तो पहले इसको माइनस बी करता, तो यहाँ पे मतलब i के साथ माइनस बी एक्स का मतलब इधर। तो देखो जो ax होता और bx क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आती, तो रिजल्टेंट क्या आता p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू आता, तो x डायरेक्शन में नेट कंपोनेंट बचता ax माइनस bx है ना, p माइनस क्यू, तो यहाँ पे कितना जाता माइनस, ऐसे ये भी माइनस और ये भी माइनस। यानी अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो अगर देखो ये तो वही बात, ये तो वो बात है कि ऐसा होता क्यों है। बाकी अगर आपको सिंपली चेक करना है तो मैंने आपको सिंपल सा एक लॉजिक बता दिया। अगर दो वेक्टर ऐसे दिए हुए है ना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर, तो देन ए में प्लस बी कर लो या माइनस बी, तो जो आई में आई जोड़ लो, ए एक्स प्लस बी एक्स, और घटवाया है सब्ट्रैक्ट करवाया है तो माइनस कर लो, आई है प्लस ए वाई प्लस माइनस बी वाई ठीक है जी, प्लस ए जेड प्लस माइनस बी जेड ठीक है। यानी इस फॉर्म में अगर दो वेक्टर दे रखे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, आई को आई में जोड़ लो, जे को जे में, के को के में, है ना। फाइनली लॉजिक तो यही है ना। ऐसा करते क्यों है वो उसकी बात अलग थी, पर करना क्या है, मैं सिंपल अगर कभी आपसे ए प्लस बी निकलवाऊं तो कैसे लिखोगे आप, सिंपल ये अगर इसमें ऐड करवाया है तो प्लस लगा दो और सब्ट्रैक्ट करवाया है तो माइनस लगा दो। तो देखो यानी जो भी करवाया है वो आई के साथ आई वाले का कंपोनेंट के साथ कर दो, वाई के साथ वाई, जेड के साथ जेड। यानी अगर ऐड करवाया है तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, ए जेड प्लस बी जेड। सब्ट्रैक्ट करवाया तो ए एक्स माइनस बी एक्स, ए वाई माइनस बी वाई, ए जेड माइनस बी जेड, है ना, सिंपल। तो देखो दो वेक्टर को पहले जोड़ना और घटाना, देखो अपने पास जो रूल थे पैरेललोग्राम रूल थे, जोड़ना घटाना थोड़ा सा महाभारत हुआ करता ना, डायग्राम बनाना है या एनालिटिकल मेथड लगाना है। पर अगर किसी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख लिया जाए तो उनको ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए अपन किसी वेक्टर को जनरली इस फॉर्म में लिखते हैं। चलिए भैया एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे करवाता हूँ, देखिए मैंने आपको बोला कि ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 5k कैप और b वेक्टर इक्वल टू i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। मैंने कहा आपसे निकालिए 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, a और b, और जिन दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन आपसे पूछा है यानी इन दो वेक्टर को, तो पहले तो ये दो वेक्टर तो लिखो, पहले ये वेक्टर क्या होंगे, आप सबसे पहले लिखो 5a वेक्टर। तो a वेक्टर दे रखा है और आप 5a चाहिए तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 10i कैप माइनस 5 से करोगे तो 5j कैप प्लस 25k कैप। क्या बात समझ में आई? जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो मैग्नीट्यूड उतने टाइम से हो जाता है, ठीक है। अच्छा दूसरा माइनस 3b वेक्टर देखो या 3b वेक्टर लिख लो भाई, वो आपकी इच्छा, आप जो माइनस 3b लिखो। अगर माइनस 3b लिख लोगे तो आपको 5a के अंदर माइनस 3b को जोड़ना पड़ेगा, और अगर आप 3b लिखते हो तो 5a वेक्टर में से
3b वेक्टर लिखा है तो 3b को घटाना पड़ेगा, है ना। अब पहले जब अपन सीख रहे थे तो जोड़ना थोड़ा आसान था, जब अपन ऐसा लिखते थे। अब तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही आसान है, इसलिए अपन सिंपल 3b भी लिख सकते हैं ना। 3b लिखो, 3b कितना होगा मेरे हिसाब से 3i कैप प्लस 9j कैप माइनस 6k कैप, है ना जी। 3 से मल्टीप्लाई कर लिया ना, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 5a और ये कितना आ गया अपने पास 3b वेक्टर, ठीक है। अच्छा अब लिखिए जो अपन को फाइंड करना था, जो अपन को फाइंड करना था। अच्छा तो जो फाइंड करना था वो करना था 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, यानी इस वेक्टर में से ये वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है। तो i में से i हटा दीजिए, कितना हुआ भाई 7i कैप, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे हिसाब से माइनस का 14j कैप, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 31k कैप। अब ध्यान रखिए भाई जो पहले है यानी 5 है तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे ना, ऐसा उल्टा मत कर देना। जैसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है यानी -5 पहले लिखा जाएगा, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है तो -14 आएगा। ये पहले लिखा जाएगा, -6 बाद में लिखा जाएगा, यानी 25 + 6 ये हो जाएगा 31, ऐसे लिखा जाएगा। क्या आपको बात समझ में आई है जी। अच्छा जी और देखिए, और देखिए अच्छा जी दूसरा, जैसे और एक क्वेश्चन और कर लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आप, है ना, आपको, ताकि ये पता चले कि क्वेश्चन तो सिंपली हो जाएंगे ना। अच्छा ये कोई भी वेक्टर आप सोच लीजिए, कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया ये 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। बी वेक्टर मैंने लिख दिया, मान लीजिए i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। मैंने आपसे बोला कि निकालिए 3b वेक्टर माइनस 6 या 2a वेक्टर हटाओ, ये निकालिए। बात समझ में आई। अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन, आपको देखते ही लगना चाहिए कि भाई हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको, है ना। क्वेश्चन के अंदर कोई खास बात नहीं है ना, थ्योरी को थोड़ा समझना सा टिपिकल काम है, पर आज तो फिजिक्स है, अपन को तो न्यूमेरिकल आना चाहिए ना। अब देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो 3b वेक्टर चाहिए, तो ये हो गया 3b वेक्टर। चलिए भाई 3b वेक्टर की वैल्यू बोलिए भाई, क्या ये 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप? नहीं जी, थोड़ी कैलकुलेशन आप चेक करते रहना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, बाकी होगी नहीं, चेक कर लीजिए, ठीक है जी। 3b वेक्टर कैसा भी समझ में आया। अच्छा जी बोलिए जी 2a वेक्टर, 2a वेक्टर 10i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप, नहीं आया, 2 से मल्टीप्लाई किया जी, आ गया। अच्छा जी अब 3b में 2a ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी 3b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर, ये तो निकालना है अपन को, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से ये, तो क्या माइनस का 7i कैप हुआ? यस सर। अच्छा इधर सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस का 7j कैप हो गया, ठीक। अच्छा इसमें से सब्ट्रैक्ट कीजिए, प्लस का 12k कैप, ठीक है। अब क्वेश्चन को तो कितना भी लंबा किया जा सकता है, मैं ये भी पूछ सकता था पहला पार्ट, दूसरा पार्ट में पूछ सकता था 3b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर का मोड बताइए, तीसरा पार्ट में ये पूछ सकता था बताइए 3b वेक्टर, चल छोड़िए ना, ठीक है। अच्छा ऐसा मोड पूछता था भाई, अब इसका ये आपके पास एक वेक्टर है ना, इसको चाहे सी वेक्टर लिख लो, तो मोड लिखना, इसका मोड कितना होगा भाई, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, है ना। अरे स्क्वायर करो ना, तो देखो स्क्वायर अब -7 का स्क्वायर होगा, और -7 का स्क्वायर भी कितना होगा, प्लस का 49, ऐसा मत कर देना। जब आप जस्ट मान लो इसका लिख ही देता हूँ मैं मोड, इसका जो मोड होगा वो होगा -7 का स्क्वायर, वो भी आएगा प्लस का 49, इधर भी आएगा प्लस का 49 और इधर आएगा 144, ऐसा मत कर देना ये माइनस है तो ये माइनस लिख दो, यहाँ पे माइनस है, ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा जी और देखिए
अच्छा, एक चीज देखिए, सिंपल से जैसे मैंने आपको बोला ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैट प्लस 4j, 3i कैट प्लस 4j है, ओके। और बी वेक्टर इक्वल टू मैंने बोला 6i कैट प्लस 8j कैट, है ना। सिंपल सिंपल सी बातें, लेकिन सुनना जरा। मैंने कहा कि बताइए जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा। तो आपने सिंपल सा बोला सर जी tan इनवर्स ए वेक्टर की बात कर रहे हो और एंगल चाहिए एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल चाहिए तो एक्स वाला नीचे आएगा, यानी ये आएगा 4/3। मेरे हिसाब से तो ये हो गया 53 डिग्री। कितना हो गया? 53 डिग्री, है ना। tan की 4/3 वैल्यू कब होती है? 53 के ऊपर होती है ना। अच्छा, मैंने कहा बी वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, यानी थीटा एक्स एक्सिस के साथ बनाना है बी वेक्टर का, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अच्छा एक्स के साथ बनाना है तो एक्स वाला नीचे आएगा, यानी 8/6। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो? tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू ओहो, ये दोनों ये एक्स एक्सिस है, ये वेक्टर, ये दोनों ही एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल बना रहे हैं। तो क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है? यस सर, ये दोनों वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल वेक्टर। देखो, यानी जब भी ये रेशियो 4/3 बैठेगा तब ये दोनों वेक्टर पैरेलल कहलाएंगे, है ना। अच्छा, और ये कब बैठ सकता है 4/3? जब ये 4 हो, ये 3 हो, या फिर ये 8 हो, ये 6 हो, 8 और 6, या फिर ये 12 हो, ये 9 हो, या ये 16 हो और ये हो 12। तो देखो, यानी इसके तो मल्टीप्लाई है, यानी 1 × 1 या 2 × 2 या 3 × 3, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर में ये दोनों, यानी ये टर्म 1 1 से मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर 2 2 से हो जाए, या 3 3 से हो जाए, या 4 4 से हो जाए। यानी अगर मैं कुल मिला के बात करूं, जैसे कि समझिएगा इस चीज को, देखिए जैसे कि ये सी वेक्टर 9i कैप प्लस 12, चलो इसमें क्या है, दोनों वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हुई है? 2 से। इसमें कितने से मल्टीप्लाई हुई है? 3 से। अभी तीनों ही वेक्टर पैरेलल है, कहते हैं तीनों ही पैरेलल है ना। अच्छा, डी वेक्टर कितना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 12i कैप प्लस 16j कैप, ये किससे मल्टीप्लाई है? 4 से, ठीक है। तो यानी एक सारी की सारी टोटल वैल्यू अगर एक फिक्स्ड मल्टीपल आती हैं, यानी इस वेक्टर से ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है, यानी पूरी इक्वेशन, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं? पैरेलल वेक्टर। वो तो होने भी हैं। देखो, क्या इस वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ 2a वेक्टर? देखो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो b वेक्टर आ जाएगा ना। तो b वेक्टर क्या है? b वेक्टर कितना हो गया? 2a वेक्टर ही तो हुआ। अच्छा, 2a वेक्टर का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना हो गया? a से डबल। जो b वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो a से है डबल, और डायरेक्शन क्या है? सेम है। डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो क्या मैं चाहे मैं इसको लिख सकता हूँ 3a वेक्टर, चाहे इसको लिख सकता हूँ 4a वेक्टर। यानी अगर एक इधर का और इधर का रेशियो बराबर आ जाए, इधर का और इधर का रेशियो, यानी जितने टाइम्स ये हुआ है उतने टाइम्स ये हो जाए, बात समझ में आ रही? तो अगर ये रेशियो बराबर आ जाए, जैसे ये डबल हुआ है तो ये भी डबल, तो तब 2 कॉमन आ जाएगा, फिर आप इसको 2a लिख पाओगे, तो ये वेक्टर क्या कहलाएंगे? पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर चेक करने के लिए अगर दो अलग अलग वेक्टर हैं, जैसे ऐसे सुनिए, दो वेक्टर ऐसे हैं, जैसे r1 वेक्टर है x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1 k कैप, और r2 वेक्टर है वो है x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2 k कैप। तो r1 और r2 वेक्टर पैरेलल होंगे यदि ये पैरेलल होंगे इफ x1/x2 y1/y2 बराबर z1/z। अगर ऐसा हो गया तो वेक्टर क्या कहलाते हैं? पैरेलल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे छोटी मोटी, बाकी आपको समझ में आई थी ये चीज, ठीक है। और रोटेशन ऑफ वेक्टर वगैरह कुछ 1-2 एक्स्ट्रा टॉपिक करेंगे। ओके, थैंक यू।